प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे टॉपिक प्रत्यय और उसमें आज हम पढ़ रहे हैं सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय, यह प्रत्यय भी वर्तमान काल के जाते हुए सेवा करते हुए इस प्रकार के अर्थ को प्रकट करता है। यह प्रत्यय वर्तमान काल के जाते हुए सेवा करते हुए इस प्रकार के अर्थ को प्रकट करता है। ठीक इसी प्रकार के अर्थ को सत्रि प्रत्यय भी प्रकट करता था। अब जब दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं तो सानच प्रत्यय और सत्रि प्रत्यय में अंतर क्या है, इस बात को देखना है। सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ जोड़ा जाता है, जबकि सत्रि प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ जोड़ा जाता है। अंतर यही है कि जो सानच प्रत्यय है वो आत्मनेपदी धातुओं के साथ जोड़ा जाता है, जबकि सत्रि प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं के साथ जोड़ा जाता है। यही इन दोनों प्रत्ययों में अंतर है। और समानता क्या है कि सत्रि प्रत्यय भी और सानच प्रत्यय भी वर्तमान काल के जाते हुए, सेवा करते हुए, खाते हुए इस प्रकार के अर्थ को प्रकट करता है। अगली विशेषता इसकी, सानच प्रत्यय का आन शेष बचता है। आन शेष बचता है। जब इसका आन शेष बचा तो एक तो स और एक च, इनका लोप हो जाता है। स च का लोप हो जाता है। सानच प्रत्यय का आन शेष बचता है, स और च इन दोनों वर्णों का लोप इसमें हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे ये धातु और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है सानच, इससे शब्द बनेगा। और ये प्रत्यय सत्रि प्रत्यय की भांति ही तीनों लिंगों में चलता है। मैं यहां लिख देता हूं। इसके रूप तीनों लिंगों में बनाए जाते
हैं। इसके रूप भी तीनों लिंगों में बनाए जाते हैं। धातु में सानस प्रत्यय जोड़ा, इससे मूल शब्द बना। इसके बाद में इसके अपन देखेंगे रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जैसे सेव धातु में हमने सानच प्रत्यय लगाया, शब्द बना सेवमान। इसका पुल्लिंग रूप बनेगा सेवमान है। स्त्रीलिंग में सेव माना और नपुंसक लिंग में सेव मानम। यहाँ पर एक और विशेषता जो है मैं बता देता हूं। ये जो सेव मान है शब्द है ये पुल्लिंग का है और स्त्रीलिंग में ये बन गया सेव माना। एक विशेष जानकारी बता देता हूं, जैसे सेवमान ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें हमने टाप प्रत्यय लगा दिया। ये टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है और स्त्री प्रत्ययों की विशेषता हमने देखी थी कि ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। अब ये टाप है, इसके ट और प का लोप हो जाता है, आ शेष बचता है। सेव मानह में जब आ जोड़ा तो शब्द बन गया सेव माना। ये स्त्री प्रत्यय का टाप प्रत्यय पढ़ते समय और गहराई से देख लिया जाएगा। आगे देखो, पच धातु सानच प्रत्यय, शब्द बन गया पचमान। पुल्लिंग का पचमान है, स्त्रीलिंग का पचमाना और नपुंसक लिंग का पचमानम। इसी प्रकार से एक धातु होती है लभ अर्थात प्राप्त करना। इसमें हमने सानच प्रत्यय को जोड़ा, सैका चैका लोप हो गया, आन शेष बच गया, शब्द यहां बन गया लभमान। इसी का पुल्लिंग में रूप बनेगा लभमान है। स्त्रीलिंग में लभमाना और नपुंसक लिंग में लभमानम। इसके बाद में हम देखते हैं सी धातु। सी धातु में सानच प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना सयान। प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा कि जो आन था वो सयान है, यहाँ ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर सेव मान कैसे हुआ? ये प्रश्न आपके पहले माइंड में आया होगा लेकिन रह गया। देखो, सी धातु है, ये ईकारांत है और ये सेव धातु है। इसको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये हलंत धातु है। हलंत धातुएं जो भी होती है उनमें आन का लगभग प्राय करके मान में परिवर्तन हो जाता है। सूत्र काम आता है आने मुक। इस प्रकार से आन का मान हो जाता है और फिर सेव मान है, पच मान है, लब मान है, इस प्रकार से रूप बनते हैं। लेकिन सी धातु है, ये हलंत है नहीं है, ये ईकारांत है। इस प्रकार से इसमें आन का आन ही रहा है, आन का मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका पुल्लिंग रूप देखो, सयान है। स्त्रीलिंग रूप सयाना और नपुंसक लिंग रूप सयानम। इसी प्रकार से क्री धातु है, इसमें हम सानच प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका शब्द बना कुर्वाण। पुल्लिंग में बनेगा
कुर्वाण है, स्त्रीलिंग में कुर्वाणा और नपुंसक लिंग में कुर्वाणम। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों ये हमारा सानस प्रत्यय हुआ। इसके बाद में हम आगे देखेंगे तव्यत और अनियर प्रत्यय, वो अगले वीडियो में चलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों प्रत्यय में हम अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं तव्यत और अनियर प्रत्यय को। तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय ये दोनों प्रत्यय एक ही कार्य करते हैं। जैसे तव्यत प्रत्यय भी किसी धातु के चाहिए अथवा योग्य अर्थ का बोध कराता है या अर्थ को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार से अनियर प्रत्यय भी धातु के चाहिए अथवा योग्य अर्थ को प्रकट करता है। जैसे पट धातु है, पट धातु का अर्थ होता है पढ़ना, तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तब भी उसका अर्थ निकलेगा पढ़ना चाहिए अथवा पढ़ने योग्य, और अनियर प्रत्यय भी लगाएंगे तो भी उसका अर्थ निकलेगा या तो पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ने योग्य। तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष बचता है और अनियर प्रत्यय का अनीय शेष बचता है। तव्यत प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में बनाए जाते हैं और अनियर प्रत्यय के भी रूप तीनों लिंगों में बनाए जाते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में हम तव्यत प्रत्यय लगाएंगे, तव्यत प्रत्यय का तय लोप हो जाएगा और तव्य शेष बचाएगा। इस प्रकार से शब्द बनेगा पठितव्य। इसका पुल्लिंग रूप बनेगा पठितव्य है, स्त्रीलिंग रूप बनेगा पठितव्या और नपुंसक लिंग रूप बनेगा पठितव्यम। ध्यान देने वाली बात है, जैसे पठितव्य शब्द है ये अकारांत है और राम शब्द भी अकारांत होता है, तो इससे तव्यत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उसके पुल्लिंग वाले रूप तो बनेंगे राम की तरह। इधर देखो ये बन रहा है पठितव्या, और लता भी रमा भी इसी प्रकार से आकारांत होती है और इसमें भी आकारांत शब्द है, तो स्त्रीलिंग के रूप बनेंगे आकारांत लता की तरह। नपुंसक लिंग में देख लीजिए फलम शब्द और पठितव्यम शब्द एक ही प्रकार से हैं, तो नपुंसक लिंग के रूप बनेंगे फल शब्द की भांति। अनियर प्रत्यय लगाते हैं पठ धातु में ही, पठ प्लस अनियर, अनियर का रह लोप हो जाता है, अनीय शेष बचता है, शब्द बन जाता है प्रिय विद्यार्थियों अपने पठनीय। इसका पुल्लिंग रूप बनेगा पठनीय है, स्त्रीलिंग रूप बनेगा पठनीया और नपुंसक लिंग रूप बनेगा पठनीयम। इसके भी रूप पुल्लिंग वाले राम शब्द की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग वाले रमा या लता की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग के रूप फल शब्द की भांति चलेंगे फलम फले फलानी। आगे देखिए हस धातु, इसमें हमने तव्यत प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया हसीतव्य। पुल्लिंग में रूप बनेगा हसीतव्य है, स्त्रीलिंग में रूप बनेगा हसीतव्या और नपुंसक लिंग में रूप बनेगा हसीतव्यम। ठीक इसी प्रकार से अनियर रूप लगा करके देख लो, अनियर प्रत्यय हस धातु और ये है अपने अनियर प्रत्यय। है इसका हसनीय, पुल्लिंग में राम की तरह हसनीय है, स्त्रीलिंग में रमा की तरह हसनिया, नपुंसक लिंग में
फल की तरह, हसनीयम। इसी प्रकार से चल धातु, चल धातु में पहला तव्यत प्रत्यय लगाया, रूप बना चलितव्य। पुल्लिंग में रूप बनेगा चलितव्य है, स्त्रीलिंग में चलितव्या, और नपुंसक लिंग रूप में बनेगा चलितव्यम। ठीक है, चल धातु से हमने अनियर प्रत्यय लगाया, रूप बना चलनीय, इसका पुल्लिंग रूप बनेगा चलनीय है, स्त्रीलिंग रूप बनेगा चलनीया, और नपुंसक लिंग रूप बनेगा चलनीयम। अब आगे देख लीजिए, खाद धातु। खाद का अर्थ होता है खाना, खाद वो नहीं जो खेतों में डालते हैं, खाद का मतलब खाना। खाद धातु में तव्यत प्रत्यय लगाया तो शब्द बना खादितव्य। इसका पुल्लिंग रूप राम की तरह खादितव्य है, स्त्रीलिंग रमा की तरह खादितव्या, नपुंसक लिंग रूप फल की तरह खादितव्यम। अब हम लगाते हैं इसमें अनियर प्रत्यय, रूप बना आदनीय, पुल्लिंग का रूप बनेगा राम की तरह खादनीय है, स्त्रीलिंग रूप बनेगा रमा की तरह खादनिया, और स्त्रीलिंग रूप नपुंसक लिंग रूप बनेगा फल की तरह खादनियम। इसी प्रकार से देखते हैं हम नम धातु। नम धातु में तव्यत प्रत्यय लगाया, शब्द बन गया नंतव्य। ये कैसे बना? ये जो मैं है, ये मैं के आगे तय आने के कारण, ये मैं अनुस्वार है। इस मैं हलंत के बाद एक नियम होता है अपने अनुस्वार संधि में कि मैं हलंत के बाद अगर किसी वर्ग का वर्ण आता है तो मैं हलंत अनुस्वार के रूप में बदले जाता है। नम, ये मैं हलंत है, इसके बाद किसी वर्ग का वर्ण आ रहा है, ये तय आ रहा है, तय वर्ग आ रहा है, तो ये जो मैं है ये ऊपर अनुस्वार में बदल गया। एक परसवर्ण संधि का नियम है जिसमें जिस वर्ग का वर्ण आता है उस वर्ग के पंचम अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। इस नंतव्य को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन अनुस्वार ही ज्यादा लिखा जाता है। तो नंतव्य पुल्लिंग में रूप बनेगा नंतव्य है, स्त्रीलिंग में रूप बनेगा नंतव्या, और नपुंसक लिंग रूप में बनेगा नंतव्यम। ठीक इसी प्रकार नम धातु है, इसमें हम अनियर प्रत्यय लगाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं हलंत के बाद यहाँ पर व्यंजन था तो अनुस्वार में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर मैं हलंत के बाद कोई स्वर आ रहा है तो ये जो मैं हलंत है इस स्वर की मात्रा को धारण कर लेगा, तो शब्द बन जाएगा प्रिय विद्यार्थियों नमनीय। इसी का पुल्लिंग रूप बन जाएगा अपने नमनीय है,
स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा नमनीय और नपुंसक लिंग रूप बन जाएगा नमनीयम। तो इस प्रकार से हमारे तव्यत और अनियर प्रत्यय का हमने अभ्यास किया। इसका और भी अभ्यास हमें पुस्तकों में, हमारे पाठों में जो शब्द आए हैं उन शब्दों के आधार पर इनका अभ्यास किया जा सकता है। पाठों को पढ़ते समय हमें ध्यान से पढ़ना है हर शब्द को, ताकि हमें व्याकरण का भी ज्ञान साथ के साथ होता रहे। धन्यवाद।